नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड हाउस 2.0 पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन संपादकीय मैटर पर आधारित है तथा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को अभ्यर्थियों की सामान्य जांच के अलावा इंटरव्यू से भी जोड़ दिया है। गत दिनों हाई कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर नकदी प्रकरण और जस्टिस शेखर यादव के विवादित बयानों ने लोगों के बीच न्यायपालिका के प्रति विश्वास को थोड़ा डगमगा दिया है। जवाब में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया बदली है। अब हाई कोर्ट कॉलेजियम से आए नामों की सामान्य जांच के अलावा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अभ्यर्थियों के साक्षात्कार भी ले रहा है। यह कदम भ्रष्टाचार और न्यायपालिका को लेकर उठने वाले विवादों की रोकथाम की दिशा में सार्थक प्रयास कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इतना भर ही काफी होगा? क्या भारत को न्यायिक नियुक्तियों को लेकर वैश्विक मॉडल को अपनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? हमारे देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के 1983 और 1998 के फैसलों से विकसित हुई। यह प्रणाली भी पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर यदाकदा आलोचना का शिकार होती रही है। अमेरिका में संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नामांकन और सीनेट की मंजूरी से होती है, जिसमें सार्वजनिक सुनवाई और गहन जांच शामिल होती है। हालांकि इस प्रणाली में भी राजनीतिक दखल की आशंका बनी रहती है। यूरोप में, विशेषकर यूनाइटेड किंगडम में, स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ति आयोग जजों का चयन करता है, जिसमें योग्यता, अनुभव और चरित्र की कठोर जांच होती है। भारत में वर्ष 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी, जिसमें सरकार और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाने का प्रयास था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर कॉलेजियम प्रणाली को ही बरकरार रखा। यह कहा जा रहा था कि संरचना में हस्तक्षेप की आशंका रहने से ऐसा आयोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता था। फिर भी यह कहा जा सकता है कि कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की जरूरत है। चयन प्रक्रिया को सार्वजनिक करने, अभ्यर्थियों की योग्यता और पृष्ठभूमि की जांच के स्पष्ट मानदंड तो हो ही, एक स्वतंत्र निगरानी समिति गठित की जाए जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार की शिकायतों की जांच करे। निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक भर्ती प्रक्रिया में योग्यता आधारित प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार शामिल करने होंगे। मोटे तौर पर भारत में जजों के चयन की ऐसी प्रणाली की जरूरत है जो स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही का संतुलन बनाने का काम करे। इससे न केवल त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित होगा, बल्कि न्यायपालिका को जनता की आस्था का प्रतीक भी बनाया जा सकेगा। मेट्रो शहरों में सुबह की भीड़ में धक्का मुक्की सहती हुई एक युवती जब मेट्रो में चढ़ती है, उसका चेहरा
स्पॉट होता है। आंखों में कोई सपना नहीं, बस अलार्म की घंटी और देर हो जाने की आशंका। उसके कानों में ईयरफोन है, मगर मन ऑफिस की उस मीटिंग में अटका है जहां उसे आज फिर परफॉर्मेंस की समीक्षा झेलनी है। वह लड़की आप भी हो सकती है, मैं भी, हम में से कोई भी जो रोज काम पर जाती है। दरअसल काम की दुनिया अब एक ऐसी दौड़ बन चुकी है जहां जीतने वाला भी थक कर गिरता है। कॉरपोरेट सेक्टर का चमचमाता चेहरा अमूमन उन चेहरों की गवाही है जो मुस्कुराते हुए टूटते हैं। सब ठीक है कहना अब एक आदत हो गई है, भले ही भीतर कुछ भी ठीक न हो। 2023 में मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट (MHI) की एक रिपोर्ट ने इस दर्द को आंकड़ों में ढाला। भारत में करीब 60% कर्मचारी कार्यस्थल पर मानसिक थकान, जिसे बर्नआउट कहा जाता है, के शिकार है। एक और सर्वे के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की वजह से भारतीय कंपनियां सालाना 1.10 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान झेल रही है। ऑफिस एक ऐसा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र बन चुका है जहां आत्मसम्मान, भय, उम्मीदें, प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा एक साथ टकराते हैं। जहां आपको हर दिन साबित करना होता है कि आप काबिल हैं, चुप रहकर भी, ओवरटाइम करके भी और अपनी भावनाओं को अनदेखा करके भी। डेलॉयट की रिपोर्ट बताती है कि 33% युवा कर्मचारी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का सामना कर रहे हैं, जबकि 80% ने कभी अपनी परेशानी शेयर नहीं की, क्योंकि डर है कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आएगा जब नेतृत्व स्तर पर बैठे लोग, CEO, मैनेजर, सीनियर अधिकारी स्वयं मानसिक स्वास्थ्य की महत्ता को स्वीकारें और अपनाएं। हम सभी को यह समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य कोई निजी समस्या नहीं है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। जरूरी है कि हम कार्यस्थलों को केवल टारगेट ओरिएंटेड न बनाएं, बल्कि टच ह्यूमन बनाएं। एक ऐसा ऑफिस जहां डेडलाइन के साथ लाइफलाइन की भी चिंता की जाए। अगर हम वाकई बेहतर कार्यस्थल बनाना चाहते हैं तो हमें मानसिक स्वास्थ्य को भी जीवन के केंद्र में रखना होगा। आज का युग वह समय है जब अकेले चलने की क्षमता से अधिक मिलजुल कर साथ चलने की समझ और शक्ति की जरूरत है। सहकारिता केवल एक सामाजिक मूल्य नहीं, बल्कि समृद्धि, न्याय और स्थायित्व की नींव है। हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य यह है कि पूरी दुनिया को सहयोग आधारित संगठनों के महत्व और प्रभाव से परिचित करवाया जाए। भारत में सहकारिता का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि एक जगह विभिन्न सेवाओं और इकाइयों को केंद्रीकृत व्यवस्था मिल जाती है। यह रोजगार और वस्तुओं सेवाओं के जरूरतमंदों को उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करती है। सहयोगिता का अर्थ है ऐसा ढांचा जिसमें लोग समान हितों के लिए मिलकर कार्य करते हैं। यह सामाजिक ताने बाने को मजबूत करता है, आर्थिक न्याय को बढ़ावा देता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यावहारिक बनाता है। इस वर्ष की थीम सहकारिता सभी के लिए एक
बेहतर भविष्य का निर्माण है। सहयोगिता केवल आर्थिक मॉडल नहीं, लोकतांत्रिक सहभागिता और समावेशिता की जीती जागती मिसाल है। भारतीय संस्कृति में जो बात सैकड़ों वर्षों से अंतर्निहित रही है, वही आज वैश्विक विमर्श का केंद्र बन चुकी है। जब दुनिया असमानता और आर्थिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब सहयोगिता की भावना ही मानवता को सच्ची दिशा दे सकती है। स्टॉप।